गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? ठीक है। आज हम अपने जो लेसन है फ्रांसीसी क्रांति, उसका मैं तीसरा भाग आपको आज बता रहा हूँ। फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना, क्योंकि इसके पहले फ्रांस में खूब लड़ाई झगड़े हो रहे थे, खूब क्रांतियाँ हो रही थी, उसके बाद वहाँ पे गणतंत्र की स्थापना हुई। तो हम आगे देखते हैं। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही, मतलब जो क्रांति चल रही थी वो आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण रह रही थी, क्योंकि लुई 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रशा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। जो प्रशा के राजा थे इसके साथ उनकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे। जो फ्रांस में जो घटनाएं हो रही थी उनके जो पड़ोसी देश के जो राजा थे वो भी चिंतित हो रहे थे। इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। उन्होंने जो भी घटना चल रही थी उनसे निपटने के लिए या उनको नियंत्रित करने के लिए सेना भेजने की योजना बना ली थी। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, उन्होंने जो योजना बनाई थी उस पर जब तक अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे ऑस्ट्रिया के विरुद्ध, बच्चे लोग क्या समझते हैं? ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रेलिया को समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, ये भी एक देश है। ठीक है। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवक सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। जो राजा और कुलीन, जो बड़े बड़े लोग थे, उनके विरुद्ध जनता ने आवाज उठाई, ठीक है, और उसको एक जंग के रूप में लिया। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे उनमें कवि रजेट दी लाइल द्वारा रचित मार्सिले भी था। यह गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाई झेलना पड़ी। अब जो ये युद्ध हो रहे थे, जो क्रांतिकारी युद्ध जो हो रहे थे, उससे जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के कंधे पर आ पड़ी थी। क्योंकि जो भी पुरुष लोग थे वो लोग युद्ध में शामिल हो गए थे, सेना में शामिल हो गए थे। ठीक है। अब सेना में वो चले गए थे, तो जो घर की जिम्मेदारी थी, अब घर की जिम्मेदारी किस पे आ गई थी? महिलाओं पे आ गई थी। ठीक है। देश की आबादी का एक बड़ा हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है, और जो उस समय की वहां की जनता थी या बहुत बड़ी जो आबादी थी उसको ऐसा लगता था कि ये क्रांतिकारी को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। जो 1791 का जो संविधान था उससे जो अमीर लोग थे उन्हीं को राजनीतिक संविधान में अधिकार प्राप्त था। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा कर सरकारी नीति और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। ठीक है। इनमें से जेकोविन क्लब सबसे सफल था। बहुत सारे क्लब भी बने थे, वहां पे आम जनता आती थी और अपने विचार विमर्श करती थी, लेकिन जो क्लब थे इसमें जेकोविन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर पड़ा, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। ठीक है। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी, मतलब जो ये युद्ध हो रहा था, ये जंग हो रही थी, ये जो क्रांति हो रही थी, उसमें भी महिलाएं पूरे रूप से सक्रिय थी और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए। ठीक है। जेकोविन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे, और जो जेकोविन क्लब था, जो उसके सदस्य थे, ठीक है, वो कम समृद्ध हिस्से से आते थे, मतलब एक तरीके से गरीब लोग थे। तीसरे स्टेट की बात हम कर सकते हैं, इसमें जो तीसरे स्टेट के लोग थे अधिकतर वही थे। इसमें छोटे दुकानदार, कारीगर, जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, छपाई करने वाले, दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। ठीक है। और उनका नेता मैक्समिलियन रोबेस्पियर था। ठीक है। जेकोविनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का
निर्णय किया था। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन पस्त वर्ग, खासतौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए करा था। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति का ऐलान का उनका एक तरीका था। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ठीक है, 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। ठीक है, महंगाई बढ़ रही थी, खाद्य पदार्थों की महंगाई बढ़ रही थी, इससे जो पेरिस वासी थे वो नाराज हो रहे थे, काफ़ी जो उनकी सरकार थी, जो उनके शासक थे, उनके प्रति काफ़ी नाराज हो रहे थे। तो उन्होंने एक विशाल हिंसक विद्रोह करने की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया। अब 10 अगस्त की सुबह उन्होंने महल पर धावा बोल दिया। राजा के रक्षकों को मार डाला, वो जो राजा के सैनिक थे उनको मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। फिर बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए और 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष, फिर ऐसा निर्णय लिया गया कि जिसकी भी 21 वर्ष की उम्र हो गई है, ठीक है, चाहे उसके पास संपत्ति हो या ना हो, ठीक है, चाहे उसके पास संपत्ति हो या ना हो, को मतदान का अधिकार दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। ठीक है, जो नई असेंबली बनी थी उसको कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को इसे राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया गया। ठीक है, राजतंत्र का अंत कर दिया गया। जो पीढ़ियों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाके शाही गद्दी पे बैठती थी उसका अंत कर दिया गया और एक गणतंत्र राज्य की स्थापना करी। जैसा कि आप जानते हैं कि गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है, जहां पर जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। यह वंशागत राजशाही नहीं है। आप कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं। देखो, लुई 16 को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा दी गई। जो लुई 16 जो वहां का शासक था उसको देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा दी गई। 21 जनवरी 1793 को, इस तारीख को ध्यान रखना, 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉन्कॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई और जल्द ही उसकी रानी मेरी एंटोनेट का भी वही हर्ष हुआ। मतलब दोनों पति पत्नी को फांसी की सजा दे दी गई। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं 3.1 आतंक राज। क्या हुआ था उस समय, कौन सा वो सन था जिसको आतंक राज कहा जाता है? तो सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। तारीख ध्यान रखना, 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का काल कहा जाता है। ठीक है, रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, ठीक है, गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उनकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। ठीक है, तो हम इसमें इतना ही जानेंगे कि जो आतंक राज था वो 1793 से 1794 तक के काल को एक आतंक का युग कहा गया। अब हम आगे देखते हैं कि क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। ठीक है, महिलाओं के भारत में भी महिलाओं के लिए क्रांति हुई थी, क्योंकि महिलाओं की जब स्थिति खराब थी तो उनके उत्थान के लिए भी भारत में भी क्रांति हुई थी। जैसे राजा राम मोहन राय और इन लोगों ने महिलाओं को उठाने के काफी प्रयास भी करे थे। और ये प्रयास कैसे करे थे? इस क्रांति से ही प्रेरणा लेके अपने भारत में भी महिलाओं की स्थिति सुधारने के प्रयास किए गए थे। ठीक है, महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधि में सक्रिय रूप से शामिल थी। महिलाएं भी फ्रांसीसी समाज में परिवर्तन लाने के लिए सक्रिय थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम के लिए प्रेरित करेगी। ठीक है,
तीसरी स्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। अब ये जो महिलाएं थी अधिकतर तीसरे स्टेट की महिलाएं थी और वो अपने जीवन निर्वाह के लिए काम करती थी, सिलाई बुनाई करती थी, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी, अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी, या जो संपन्न घर के थे उनके घर में काम करती थी। बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति भी करती थी। ठीक है, अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीनों की लड़कियां अथवा तीसरे स्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ने जाया करती थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना और बच्चों की देखरेख आदि करना। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम दी जाती थी। ये सब काम महिलाओं को उस समय करना पड़ता था, परंतु महिलाएं भी उस क्रांतिकारी में सक्रिय रूप से जुड़ी हुई थी। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए। महिलाओं ने भी अपने खुद के क्लब शुरू कर लिए थे। ठीक है, अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए। अब फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के 60 क्लब अस्तित्व में आए। उसमें द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक विमेन सबसे मशहूर क्लब था और उनकी यह मांग थी कि महिलाओं को पुरुष के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। ठीक है, महिलाओं की भी ये इच्छा थी कि जो पुरुषों को जो राजनीतिक अधिकार प्राप्त है उसमें महिलाओं को भी वो अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिला इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था और जो संविधान बना था 1791 में फ्रांस में, उसमें जो महिलाएं थी उनको निष्क्रिय के रूप में माना गया था। ठीक है, इससे उनको निराशा भी हुई थी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। ठीक है, तो महिलाओं के लिए भी उत्थान करे हैं। आगे देखते हैं हम। ठीक है, तो प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए कुछ कानून करे। ठीक है, कुछ कानून बनाए, जैसे सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को उन्होंने अनिवार्य किया। ठीक है, अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। ठीक है, शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द औरत दोनों को ही उसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। मतलब जो कानून बना उसमें फिर महिलाओं के उत्थान के लिए जो ये काम हुए, ये नियम बनाए। ठीक है, अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण भी ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय भी चला सकती थी। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। आतंकराज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून भी ले आए, क्योंकि महिलाओं ने क्लब बना लिए थे और फ्रांस में अलग अलग जो कस्बे थे या शहर थे वहां पे 60 से अधिक क्लब बन गए थे। इसलिए सरकार ने महिलाओं की क्लबों को प्रतिबंध लगा दिया और उन्होंने मताधिकार और समान वेतन के लिए महिला का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। ठीक है, ये आज मैंने ये टॉपिक आपको बताया है और जब आप पढ़ो तो आप अपने सामने बुक भी रख लेना, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू।